नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 8 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक 390 साल पुराना लैंप पोस्ट मिला है जो कि तेलंगाना राज्य के व्यापार संबंधों को उजागर करता है। ठीक है, वहां के समुद्री मार्ग, समुद्री व्यापार संबंधों को भी उजागर करता है। ठीक है, और ये जो है मुख्यतः प्रारंभिक मध्यकालीन व्यापार संबंधों को भी उजागर करता है। ये याद रखिएगा, जो कि नालकोंडा के मुदीमानियकम, ठीक है, ये गांव का नाम है जहां पे ये लैंप पोस्ट पाया गया है। और ये जो स्तंभ है ये 20 फीट लंबा है। ठीक है, और इस स्तंभ पर एक बहुभाषी शिलालेख भी लिखा गया है। ठीक है, जो कि ऐसा उम्मीद किया जा रहा है तमिल और तेलुगु का मिश्रित भाषा में ये अभिलेख लिखा गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेंगे। और ये जो स्थापत्य कला इसमें पाया गया है, ये लैंप पोस्ट में ये मुख्यतः पाया जाता है गोवा से। तो गोवा जो है पश्चिमी भारत का भाग है और तेलंगाना जो है पूर्वी भारत का भाग है। देख सकते हैं, तो यहाँ पे संबंध जो है वो दोनों तरफ रखे गए थे। ये मध्ययुगीन और ये मध्ययुगीन व्यापारिक संबंधों को भी उजागर करता है, जो कि उनके तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है। ठीक है, जो तेलंगाना और गोवा दोनों को यहाँ पे संदर्भित कर रहा है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने में समानता संबंधी चिंताएं। देखा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन जो है वो मुख्यतः उपयोग किया जा रहा है विकासशील देशों के द्वारा। ठीक है, जितने भी विकसित देश हैं वो अपने नए नए विकल्प की ओर, जहां से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, विकसित देश तो नए नए विकल्प को अपना ले रहे हैं, लेकिन जितने भी विकासशील देश हैं वो अभी भी पारंपरिक विकल्पों का ही उपयोग कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का ही उपयोग कर रहे हैं ऊर्जा के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण पे प्रतिबंध लगाने की बातें की जा रही है। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने में सरकारों और निगमों की जो है वो अपर्याप्त प्रक्रियाओं के कारण न केवल दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, इसी के कारण जो अनेक प्रकार के समझौते किए जा रहे हैं, जैसे पेरिस समझौता हो गया, अभी COP28 दुबई में हुआ था। तो जो बैठकें किए जा रहे हैं, इसका जो मुख्य रूप है, इसमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के पक्ष में भी बहुत तेजी से लोगों की सहमति बन रही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन है उसके दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं वो लगातार जो है डूबने की स्थिति में है। बहुत जगह जल की कमी हो गई, जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, कहीं पे सुखाड़ आ रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है। उसके जितने भी पोलर रीजन है वहां पे जो है वो बर्फ का जो पट्टी है वो बहुत तेजी से घट रहा है। ठीक है, तो ये सारे कारणों को देखते हुए लगातार जो है वैश्विक स्तर पर बैठकें की जा रही है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जाए। इसी के लिए जो जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे ही उसका निष्कासन को, जो निष्कासन करते हैं, खास के कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसको कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेंगे। और कब से, सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी COP26, याद रखिएगा, जिसमें कोयला के निष्कर्षण के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो। ठीक है, तो इसी ग्लासगो में COP26 के समय ही जलवायु परिवर्तन पर जो कोयला के द्वारा जो बिजली उत्पादन की जा रही है, तो इसी समय कोयला के निष्कर्षण को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए, और जैसे सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, जल संबंधी बिजली उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के कार्य किए जाने लगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कब से जो कोयला के निष्कर्षण पे प्रतिबंध लगाया गया, तो COP26 इश्यू कहा जाता है ग्लासगो। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है उत्तराखंड में कल जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पास कर दिया गया। तो इसी संबंधित जो समस्याएं देखी जा रही, खासकर इस्लाम धर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो यूसीसी विधेयक कल पारित कर दिया गया उत्तराखंड के विधानसभा में, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस विधेयक को महज दिखावा और राजनीतिक प्रचार बताया गया। ठीक है, तो इसी में, इस आर्टिकल में मेनली जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा यूसीसी का लगातार जो है वो बुराई किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि SC/ST को तो इससे पहले ही बाहर रखा गया है यूसीसी से। ठीक है, और यहाँ मेनली जो है वो 3 पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। विवाह और तलाक के क्षेत्रों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है। उसके बाद उत्तराधिकार के कानून पे बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है यूसीसी में।
ठीक है। वहीं इसमें एक और प्रावधान किया गया है जैसे उत्तराधिकार का, तो इसमें लड़के और लड़कियों के जो उसके विरासत की संपत्ति है उसमें समान अधिकार देने की बात की गई है। इसी के लिए जो है इस्लामिक कानून जो है इसके विरुद्ध है, ठीक है। इसलिए लगातार जो है जो उत्तराखंड में यूसीसी को पारित किया गया है उसके विरुद्ध इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या मुख्य बातें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। उसके बाद अगला आर्टिकल है सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले शुरू कर दिया जाएगा। इसमें जो है जीपीएस आधारित जो है अब टोल कलेक्शन होगा, ठीक है। जितने भी टोल टैक्स पे फास्टैग के द्वारा टैक्स लिए जाते हैं या फिर कैश के द्वारा टैक्स लिए जाते हैं वो अब जीपीएस के द्वारा लिए जाएंगे, कहीं भी रोका नहीं जाएगा वाहनों को, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है इसमें मेनली जो कहा जा रहा है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, नालगोंडा की बात की गई है, तेलंगाना की बात की गई है, कृष्णा रिवर की बात की गई है, ठीक है। तो कृष्णा नदी के किनारे पर हाल ही में खोजा गया 390 साल पुराना द्वीप स्तंभ, उसी को कहा जाता है लैंप पोस्ट। तो इसमें मुख्य बातें जो है ये लैंप पोस्ट जो है वो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस क्षेत्र के व्यापार संबंधों को उजागर करता है और इस क्षेत्र में काम कर रहे पुरातात्विकों द्वारा कहा गया है कि नलगोंडा के, ये नाम याद रखिएगा, गांव का नाम है मुदिमा नियुक्षम, गांव के लैंप के लिए खोखले हिस्से वाला 20 फुट लंबा स्तंभ और एक यहाँ पे एक बहुभाषी शिलालेख भी पाया गया है, ठीक है। ये जो फिगर में देख सकते हैं यही जो है वो लैंप पोस्ट है और ये जो लैंप पोस्ट है इसमें मंदिर वास्तुकला का भी हिस्सा पाया जाता है। लैंप पोस्ट जो है वो दक्कन में दुर्लभ है जबकि वे गोवा सहित पश्चिमी तट के मंदिरों में आम है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्थापत्य कला है, ठीक है, वास्तुकला है, ये मुख्यतः जो है वो गोवा में आम है। तो गोवा जो है वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी तट पे है, वहीं जो है तेलंगाना जो है वो पूर्वी तट पे है। देख सकते हैं दोनों में समानता यहाँ पे देखी जा रही है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही शासक के अंदर रहा होगा, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि ये जो खंडहर है वहां पे जहां पे लैंप पोस्ट पाया गया है उसी के आसपास एक शिव मंदिर भी है, ठीक है। वहां पे एक उत्कीर्ण शिलालेख भी मिला है जिससे लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो लैंप पोस्ट है ये जून 1635 का बना हुआ है और यह जो है वो तमिल भाषा के साथ तेलुगु का मिश्रित भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ चीजें, ठीक है। और यह जो है लैंप और यह जो मंदिर है यह काशी विश्वनाथ को समर्पित है और इसकी ऊंचाई के कारण यह नदी के व्यापार मार्ग पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। और यह जो है वो गांव, ये जो गांव है जहां पे इस तरह का लैंप पोस्ट पाया गया है, यह हैदराबाद से लगभग 180 किलोमीटर दूर है, जहां उस समय, जिस समय की बात की जा रही है 1635 की, उस समय कुतुब शाही शासकों का शासन था और यूरोपीय यात्री जिसमें फ्रांसीसी हीरा व्यापारी टेवर्नियर भी शामिल थे। उस समय फ्रांसीसी हीरा व्यापारी भी वहां पे लगातार आते जाते थे, ठीक है, जिन्होंने उसी अवधि में हैदराबाद साम्राज्य की 5 यात्राएं की थी और भूमि व्यापार मार्गों का वर्णन किया था, ठीक है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं लैंप पोस्ट का उपयोग जो है वो जल मार्ग का भी यहाँ पे संदर्भित करता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। जो भी नया जो है 390 साल पुराना लैंप पोस्ट पाया गया है तेलंगाना में, तेलंगाना के नेलकोंडा, ये ध्यान रखिएगा, और इस गांव का नाम है मुदिमा निक्यम, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कब से प्रयास किया जा रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज जो है लगातार जो है अपना दुष्परिणाम दिखा रहा है वैश्विक स्तर पे, ठीक है। जितने भी आइलैंड है वो लगातार जो है फाइनल वार्निंग पे है कि उनका जो है बहुत सा क्षेत्र जो है वो डूबने के कगार में है, बहुत जगह जो है जल स्तर बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। उसके बाद जितने भी मौसम है उसकी अनियमितता देखी जा रही है, ठीक है। इसी के लिए जो है पहली बार COP26 में, जो कि 2021 में बैठक हुई थी ग्लासगो में, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ग्लासगो में। और उसी समय पहली बार जो है वो जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन में उभरा, जिसमें निर्बाध कोयला पर, जो कोयला के द्वारा बिजली उत्पादित किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसी के कोयला के निष्कर्षण के लिए उसको चरणबद्ध तरीके से रोकने की बात की गई, ठीक है। और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात की गई, ठीक है, जिससे कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है उसको हम लोग बचा सके और उसका वैकल्पिक उपयोग कर सके, जैसे कि और ऊर्जा के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा पे ज्यादा से ज्यादा अपना डिपेंडेंसी बढ़ाएं, पवन ऊर्जा पे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाएं। ये नए नए विकल्प ढूंढने की बात की जा रही है, ठीक है।
कोयला हो गया या फिर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारे के निष्कासन में बहुत सारा जो है पॉल्यूशन होता है। इसी के लिए इस पे रोक लगाने की बात की जाए सबसे पहले COP26 में, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने में सरकार और निगमों की अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण न केवल दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के कारण विवाद में वृद्धि हुई है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के जो समर्थक भी हैं बहुत बड़ी संख्या में बढ़े हैं। लगातार जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है वैश्विक स्तर पर देश चाह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद हो। इसी के परिणाम स्वरूप जो जीवाश्म ईंधन से संबंधित सब्सिडी है और जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण पर ही प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि के पक्ष में भी बहुत तेजी से लोग समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, कि जीवाश्म ईंधन को कम से कम उपयोग किया जाए या उसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अकादमिक साहित्य में एक प्रस्ताव आया जो खनन और कोयले के जलाने को, ठीक है, यहाँ पे कोयला के निष्कासन, खनन और कोयला का उपयोग को भी चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जो है कार्बन एमिशन होता है, ठीक है, तो इसी के लिए इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य से 2030 तक कोयला उन्मूलन संधि का मामला निर्धारित किया गया। और इसके पीछे तर्क जो है उत्पादन अंतर, ठीक है, लगातार अभी देखा गया है कि इधर जो है पिछले 2022 और 23 की तुलना की जाए तो इस समय जो है कोयला का निष्कासन बढ़ गया है, ठीक है। जो जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों द्वारा 2030 तक जो है 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने की योजना और पेरिस समझौता 2015 के लक्ष्य के साथ उसकी असंगति के बीच मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर जो कि लगभग 1760 के आसपास का समय है, उस समय की तुलना में तापमान को 1.5% का जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है 2030 तक। इसी के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी में आगे कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का तत्व जो है वो पहली बार, इसी की बात हम लोगों ने बहुत बार किया कि 2021 में ग्लासगो में COP26 में जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसी में उभरा, जिसमें निर्बाध कोयला जो है वो बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करके, मतलब कि जो बिजली के उत्पादन के लिए कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है उसको चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात की गई और अकुशल जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर भी बात की गई, ठीक है। उसी में आगे 2023 में जो अभी हाल ही में दुबई में COP28 का आयोजन हुआ, उसमें ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने से संबंधित एक निर्णय भी लिया गया ताकि विज्ञान के अनुसार 2050 तक शुद्ध शून्य, मतलब कि नेट जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है, उसी की बात की जा रही है कि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जा सके, मतलब कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, मतलब कि जितना कार्बन इमिशन हो उतना हम लोग ऑब्जर्व करने में सक्षम हो जाए। यहाँ पे नेट का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी जो है इस पृथ्वी पर रहेगी और कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होगा। जितना कार्बन इमिशन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उससे ज्यादा उसे ऑब्जर्व करने के लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है, उसी के लिए कहा जाता है नेट जीरो, ठीक है। और यह तरह संगत प्रतीत होता है कि पेरिस में निर्धारित दीर्घकालिक जो तापमान लक्ष्य को, यहाँ पे पेरिस समझौता में जो निर्धारित किया गया था कि 2030 तक लगभग पूर्व औद्योगिक जो समय था 1760 के आसपास, तो उससे तुलना करके लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की बात की गई थी 2030 में, लेकिन यह लक्ष्य जो है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के कारण जो है जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अभी बाकी है और इन प्रस्तावों को कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन शासन के जो मुख्य सिद्धांत है, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताएं, CBDRRC, इसको कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसी को कहा जाता है CBDRRC, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है NDC के साथ कैसे संरेखित किया जाएगा, इन दोनों को मिलकर कैसे इस तरह के कार्य किए जाएंगे जिससे कोयला का उपयोग कम हो सके, ठीक है। आगे कहा जाता है UNFCCC, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो समझौते किए जा रहे हैं, लगातार बैठकें किए जा रहे हैं, मेनली यही है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग कम करें, जितने भी कार्बन इमिशन वाले तत्व हैं उसका उपयोग कम करें। जैसे UNFCCC हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, उसका उद्देश्य जो है वो CBDRRC के अनुरूप ग्रीन हाउस गैसों को कम करना और
सिंक द्वारा निष्कासन करना, ठीक है। जितने भी कार्बन सिंक हैं, जितना भी कार्बन को अवशोषित करने वाले क्षेत्र हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ठीक है। उसी के बाद प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, एक यहाँ पे विकसित देश और विकासशील देश का भी मुद्दा सामने आता है, जिसमें एक विकसित देश जो है वो विभिन्न प्रकार के जो बैठकें करती है उसके द्वारा ऐतिहासिक उत्सर्जन और वित्तीय और तकनीकी संसाधन जो एक विकासशील देश की तुलना में एक विकसित देश पर हावी होती है, मतलब कि जिनके पास तकनीक बहुत ही बेहतर होता है, संसाधन होता है, पैसे होते हैं, विकसित देश के पास होता है, वो विकासशील देश की तुलना में बहुत बेहतर होते हैं और उसके मानदंड द्वारा शासित होता है, जो जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण के संदर्भ में लागू होने पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के कारण जो है विकासशील देशों को जो जीवाश्म ईंधन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनको जो है अचानक से अगर उसका निष्कर्षण बंद करना पड़ा तो बहुत बड़ी संख्या में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी विकासशील देशों को। वे देश जो जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में राजस्व और रोजगार पर बहुत अधिक निर्भर हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में गंभीर कठिनाइयों का भी अनुभव होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऐसे देश जो विकसित देश है, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन से राजस्व पर कम निर्भर है क्योंकि उनके पास अधिक विविध अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसी के साथ साथ उनकी उच्च प्रति व्यक्ति आय भी, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इस प्रकार वो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की अधिक क्षमता रखते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए, अजरबैजान, कॉन्गो, इराक, नाइजीरिया, ओमान और तोमर लेस्ते जैसे देश जो हैं वो सबसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, बहुत गरीब देश हैं, जो जिसका सबसे ज्यादा सरकारी राजस्व है वो जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर करता है और उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अपेक्षाकृत कम विविध हैं, ठीक है, कम डाइवर्स हैं, जिससे उन्हें पारगमन की सीमित क्षमता मिलती है, ठीक है, जिससे किसी भी स्थिति को संभालने में उसे बहुत ही कम क्षमता रहती है। तो इन देशों से जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं की जाती। यही बात कहा जा रहा है कि इस तरह के जो गरीब देश हैं, जो पूर्णतः डिपेंडेंट है अपने राजस्व के लिए जीवाश्म ईंधन पे, अगर चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे जीवाश्म ईंधन को समाप्त कर दिया गया तो ये कैसे समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा देश जो है उसका राजस्व जो है वो जीवाश्म ईंधन पर ही, इसी के लिए यहाँ पे विकसित देशों को सबसे ज्यादा मदद करने की बात की जा रही है, खासकर इन गरीब देशों को, तभी तो जाकर सभी का अपना लक्ष्य पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और जीवाश्म ईंधन के संबंध क्या क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में कहा जाता है कि एक राज्य को अपने आर्थिक विकास के लिए अपने क्षेत्र के भीतर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है, जब कोई प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में सीमा पार हो, तो जैसे कि मान लीजिए हम कोयला खूब ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है, तो वो हमारे प्रति कंप्लेन कर सकता है। इसी की बात की जा रही है कि अगर प्रकृति में सीमा पार हो, तो जैसे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज लगातार जो है विकसित देश जो है, चाहे चाइना हो, यूएसए हो या फिर और भी वेस्टर्न कंट्रीज हो, अपने डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके अभी ये हाल कर दिए हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम जो है जो गरीब देश ही ज्यादा झेल रहे हैं, ठीक है, और उस पर भी जो एड निर्धारित किया गया है विकसित देशों का लगातार मिटिगेशन और माइग्रेशन के लिए, वो भी देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में सीमा पार हो तो दूसरे राज्य को महत्वपूर्ण नुकसान न हो पहुंचे, ठीक है, और दूसरे के नुकसान की रोकथाम एक उचित परिश्रम दायित्व है और एक राज्य को सीमा पार परिणामों वाले प्रस्तावित परियोजना की भयावहता के मद्देनजर सभी उचित उपाय करने होंगे। उसी की बात की जा रही है। ये जो है क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है वो वैश्विक स्तर पे है, किसी भी सीमा का मोहताज नहीं, किसी एक देश या राज्य में नहीं है, ये वैश्विक स्तर पे इसके प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ और समस्याएं बढ़ती है, लगातार जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो समस्याएं सभी को एक तरह से होगी, ठीक है। तो इसी के आगे कहा जाता है कि दायित्व का बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय जल पाठ्यक्रम स्थितियों में परीक्षण किया गया, ठीक है, मतलब कि हर एक जगह जल की स्थितियों का अध्ययन किया गया, चाहे वो पोलर रीजन हो, ठीक है, चाहे वो इक्वेटर हो या फिर अन्य जगह हो, सभी जगह जल स्तर जो है वो कम हो रहे हैं। जितने भी पोलर क्षेत्र हैं वहां पे लगातार जो है बर्फ पिघलता जा रहा है, ठीक है। और इसी में एक मामला की बात की जा रही है, पल्प मिल्स, ये नाम याद रखिएगा, पल्प मिल्स मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2010 में सीमा पार
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, इसकी सबसे बड़ा उपयोग करने की बात की जा रही है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, खास के कहीं पे भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसी के लिए यहाँ पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक सर्टिफिकेट होता है जो दिया जाता है इस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, कि आने वाले समय में इस निर्माण का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत में अभी भी बहुत सारे जो निर्माण हुए हैं उत्तराखंड में, इसको भी बाईपास कर दिया है। ठीक है, EIA को भी बाईपास कर दिया गया है। लगातार जो है लूपहोल ढूंढ लिए जाते हैं। तो किसी राज्य से वैश्विक पर्यावरण पर इनके प्रभाव के लिए जीवाश्म ईंधन के निष्कासन के लिए EIA करने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। लगातार जो अभी छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे EIA करने की बात की जा रही है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में इसके प्रभाव ना पड़े। जैसे कोयला का अधिक निष्कर्षण होता है तो कोयला के जो चूर्ण होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जिससे कि श्वास लेने में और भी समस्याएं उत्पन्न होती है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए राज्यों को अपने जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण के लिए EIA का संचालन करना आवश्यक है। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में भारत की उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद जीवाश्म ईंधन जो है वो भारत के बिजली क्षेत्र पर हावी है। मतलब कि क्लियर कहा जाता है कि भारत जो है बहुत अच्छे से नवीकरणीय ऊर्जा के नए नए प्रणाली का निर्माण कर रहा है। ठीक है, परंतु फिर भी भारत में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे बड़ी मात्रा जो है वो जीवाश्म ईंधन के द्वारा ही हो रहा है। कोयला के द्वारा ही सबसे ज्यादा भारत में जो है वो बिजली का उत्पादन हो रहा है। 159 जिलों में लगभग 3.6 मिलियन लोग जो है वो कोयला खनन और बिजली क्षेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष या परोक्ष नौकरी के माध्यम से जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है लगभग 3.6 मिलियन लोग जो हैं वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। ठीक है, भारत जैसे देश जो गंभीर बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहा है, पर्याप्त संक्रमण समर्थन और प्रभावित लोगों के लिए उपयुक्त आर्थिक अवसरों और आजीविका के निर्माण के बिना स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए बात कर रहा है कि अचानक से जो है वो स्वच्छ ईंधन की ओर तुरंत जोखिम नहीं उठा सकता है। केरोसिन की अगर बात की जाए तो केरोसिन तेल पर भारत की सब्सिडी पश्चिम में जांच के दायरे में आ गई, पश्चिमी देशों के जांच के दायरे में आ गई, क्योंकि इसे पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2(1)(c) के साथ असंगत पाया गया और इसे अकुशल सब्सिडी भी माना गया। ठीक है, तो केरोसिन का प्रावधान ध्यान रखिएगा जो कि पेरिस समझौते के 2(1)(c) के प्रावधान के विरुद्ध है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है CBDRRC कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के अनुरूप भारत के COP26 में एक अलग समय सीमा का स्पष्ट संकेत दिया है जब उनके हस्तक्षेप किए और कोयले को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने से लेकर चरणबद्ध तरीके से कम करने तक की भाषा को कम करने पर सफल हो गया। तो भारत को विकसित देशों की ये जो बैठकें की जा रही है लगातार कि पाखंड का विरोध करने के लिए समान विचारधारा वाले भारत जो है लगातार जो है इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्री जो एड नहीं दे रहे हैं, इसलिए भारत जो है इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि आप लोग जब पहले जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके विकसित हो गए हैं उसके बाद विकासशील देश अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, तो अभी आपको समस्या हो रहा है। इसी की आवाज उठाई जा रही है भारत के द्वारा। ठीक है, तो इसी में कहा जा रहा है कि विकासशील देशों की जो बैठकें होती है उसके साथ गठबंधन और जितने भी विकासशील देश हैं वो एकजुट होकर उनका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात और कहा जा रहा है क्योंकि अधिकांश प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक जो हैं वो अपने उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं और इसमें जो है सबसे बड़ी भूमिका जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे विकसित देशों का है। ठीक है, PGR के अनुसार ऐसा बताया गया, जबकि विकासशील देशों से अपेक्षा की जा रही है कि वे सीमित समर्थन के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन ले आए। ठीक है, जहां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे विकसित देश जो है ऐसा योजना बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोयला का निष्कर्षण करें, वहीं ये लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि भारत जैसे विकासशील देश जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को सीमित कर दे। ठीक है, भले वो डेवलप ना करे लेकिन वो कोयला का निष्कर्षण नहीं करे। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा अप्रासंगिक और अव्यवहारिक है। इसलिए कहा जाता है कि वैश्विक स्तर पर कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित को ध्यान में रख के बनाया जाए। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हमने देखा कि कोयला के निष्कर्षण से संबंधित लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे, लेकिन अभी भी विकसित और विकासशील देशों के बीच में तालमेल नहीं बन पाया है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विकासशील देश को लगातार जो है विकसित देश भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के थोपने का प्रयास कर रहे हैं
कि आप जो है क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है, इसलिए विकासशील देश जो है वो कोयले का जो उत्पादन कर रहे हैं वो ना करें, कोयले का निष्कर्षण कर रहे हैं वो ना करें, लेकिन विकसित देश करते रहे। ठीक है, तो ये जो अव्यावहारिक कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए एक वैश्विक स्तर पे सही प्रकार से संगठित होकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है कोई भी चीज, किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर डिपेंडेंसी है इस तरह के जीवाश्म ईंधन पे, तो वो तुरंत और चरणबद्ध तरीके से तभी हो सकता है जब विकसित देश जो है उनके प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाएंगे। ठीक है, सहयोग करने के लिए प्रयासरत होंगे, तभी जाकर जो है विकासशील देश जो है इसके विरुद्ध, मतलब कि जीवाश्म ईंधन निष्कासन के लिए वो कदम उठा पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली कहा जाता है उत्तराखंड ने, तो ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड ने कल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर दिया है, और ये जो है देश की आजादी के बाद का पहला ऐसा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जिसने यूसीसी लागू किया है, तो यूके के है। गोवा की अगर बात करें तो गोवा का जो है वो 1861 का ही यूसीसी है, और वो पुर्तगाल के समय से ही लागू नियम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आजादी के बाद भारतीय संविधान से प्रेरित होकर यूसीसी लागू किया है, उसके पास जो है वो पुर्तगाली संविधान से ही 1861 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार यूसीसी जो लागू किया गया है, ये पहला स्टेट जो है उत्तराखंड ही है। ठीक है, तो इसी में आगे देख लेते हैं कि भी बहुत समस्याएं हो रही है खासकर इस्लाम धर्म को। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये जो यूसीसी कल पास कर दिया गया उत्तराखंड की विधानसभा में, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि महज दिखावा है और राजनीतिक प्रचार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस्लाम धर्म के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह विधेयक जो है वो अनुचित, अनावश्यक और विविधता के विरुद्ध है, और इसका असली निशाना जो है वो केवल मुसलमान ही है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति को यूसीसी से बाहर रखा गया है। ठीक है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही जल्दबाजी से इस तरह का यूसीसी विधेयक, क्योंकि बहुत ध्यान रखने की बात है, मेंस में जो हम लोग आंसर्स लिखते हैं ना, तो पक्ष में तो बहुत से हमारे पास पॉइंट होते हैं, लेकिन विपक्ष में कोई पॉइंट नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें बहुत से पॉइंट दिए हैं कि इस एंगल से भी सोचने की आवश्यकता है, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, कि इसके समस्याएं भी बहुत सी हैं। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है कि इसको एक जल्दबाजी से लाया गया एक कानून समझा जा रहा है इस्लाम धर्म के द्वारा, और इसमें केवल 3 पहलुओं पे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे विवाह और तलाक। ठीक है, उसके बाद उत्तराधिकार कानून, उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप, इन 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो निसंदेह सभी धर्मों के नैतिक मूल्य पर प्रभाव डालेगा। इसमें लिंगों पर आधारित विरासत के अधिकारों की बराबरी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति का विरासत का संपत्ति है, ठीक है, तो उस पर जो है बेटे और बेटी का बराबर हक होगा। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं जो है वो कुरान द्वारा स्पष्ट रूप से वर्गीकृत इस्लामी कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जा रहा है। ठीक है, उसमें जो है बेटों को ज्यादा तवज्जो दिया गया था, बेटियों को कम, लेकिन यूसीसी जो है वो जेंडर आधारित, लिंग आधारित कोई भी भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, दोनों को समान मानता है। इसी में आगे कहा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कहा जाता है कि तलाक और उत्तराधिकार आदि जैसे मुद्दे जो है वो संविधान के, ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है तलाक और उत्तराधिकार का जो बात किया जा रहा है वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है वो स्टेट और सेंटर दोनों का होता है। यहाँ पे ये जो वक्तव्य है यही गलत किया गया है इस्लाम बोर्ड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। हाँ, अगर सेम ही विषय पे केंद्र और स्टेट दोनों प्रावधान बनाता है तो केंद्र का जो कानून होगा वो राज्य से ऊपर माना जाएगा। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे उल्टा कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार इन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है सिर्फ संसद को है, केवल संसद के पास ही ऐसा कानून बनाने का विशेष शक्ति है। राज्य की शक्ति जो है वो संसद की इस विशेष शक्ति के अधीन आती है। ठीक है, तो ये बस अपना पक्ष बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे इन बातों को ध्यान से लिखेगा। ठीक है, समवर्ती सूची जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, दोनों कानून बना सकता है, लेकिन जहां एक विषय पे दोनों का कानून हो जाएगा वहां पे केंद्र की उपयोगिता बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके पास शक्तियां ज्यादा है। तो प्रस्तावित यूसीसी में कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार पर भी प्रकाश डाला गया है। इसी में आगे कहा जाता है कि ये जो शरीयत लॉ है 1937 के अनुसार शादी, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित किसी भी कार्यवाही में मुस्लिम उसी के द्वारा शासित होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी भी इस्लाम के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भी कानून जो इस्लाम के लिए बनाया जाए, चाहे यूसीसी है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे और हम लोग सिर्फ शरीयत कानून को ही मानेंगे। ठीक है, और उक्त अधिनियम की धारा 3 एक तंत्र ही प्रदान करता है, इसलिए यह कानून जो भी कुछ कर रहा है वह कई कार्रवाइयों, मतलब कि बहुत से केसेज, ठीक है, को जन्म देता है, और इसके लिए
न्यायालय में एक अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका को जताई जा रही है। ये शरीयत कानून के जितने भी बोर्ड के लोग हैं, ठीक है। अगला एक आर्टिकल है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि अभी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है कि अब जो है वो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन में रोल आउट बिफोर लोकसभा पोल्स, मतलब कि लोकसभा के इलेक्शन शुरू होने से पहले, ठीक है, आचार संहिता लगने से पहले, मतलब डेट अनाउंस होने से पहले ही जो है सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है। सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले शुरू कर दिया जाएगा। इसी की बात की जा रही है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले राजमार्गों पर उपग्रह आधारित, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन की बात की जा रही है, लागू कर दिया जाएगा। और हम बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी जो है वो पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रही है, ठीक है, और वाहनों की कहीं भी बाधा मुक्त, मतलब कि कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा, ठीक है, बाधा मुक्त आवाजाही की अनुमति देगी और उन्हें टोल भुगतान के लिए रुकने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये फिगर में देख सकते हैं, इसी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो ये फास्ट ट्रैक की जगह लेगी। वाहन की पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्लेट की तस्वीर खींच दी जाएगी और वाहन द्वारा तय किए गए जो राजमार्ग की वास्तविक लंबाई के आधार पर टोल राशि काट ली जाएगी। और यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान जो है वो आधारित फास्टैग प्रणाली की जगह लेगा, जिसे 2016 में शुरू किया गया था और जनवरी 2021 में इसे मैंडेटरी कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है। ये जो सैटेलाइट बेस्ड जो है नया टोल कलेक्शन सिस्टम लाया जा रहा है, ये फास्टैग का जगह लेगा। और कुल मिलाकर 8.13 करोड़ अभी वर्तमान में फास्टैग उपयोग करता है और 98% की पहुंच हासिल हो चुकी है, ठीक है। जबकि सरकार जो है लोकसभा के चुनाव से पहले नए टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने की जल्दी में है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अभी जो है वो सैटेलाइट बेस्ड जो टोल कलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, वो अभी तक पूर्णतः तैयार नहीं हुआ। इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक की अवधारणा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी भी विभिन्न विकास के चरण बाकी है। तो प्रौद्योगिकी को लागू करने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी के द्वारा ऐसा कहा गया कि इसका परीक्षण जो है दिल्ली में किया जा रहा है और गुरुग्राम में किया गया और जल्द ही बैंगलोर में होगा। और इसमें टोल संग्रह के ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जीपीएस का भी उपयोग किया जाएगा। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रत्येक वाहन एक ऑन बोर्ड यूनिट से लैस होगा जो उपग्रहों के एक समूह से जुड़ा होगा, ठीक है, ऑन बोर्ड यूनिट, ये याद रखिएगा, को एक वॉलेट से भी जुड़ा होगा जिससे कि टोल राशि काट ली जाएगी। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ऑन बोर्ड यूनिट की एक नई परिकल्पना की गई है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आज हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें प्रकाशन और संबंधित व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जैसे कि पहला जो है इशारा किस व्यक्ति से संबंधित है, दूसरा जो है कुदी अराशु, तीसरा जो है हरिजन, चौथा जो है हु वर द सुदराज। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएगा, तो हरिजन जो है वो महात्मा गांधी के, ये सही हो जाएगा, और कुदी अरुषा जो है वो ईवी रामास्वामी नायर के, तो सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। रही बात इशारा की, तो ये जो है ज्योतिबा फुले से संबंधित है, और हु वर द सुदराज ये जो लिखा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें भी प्रकाशन और संबंधित व्यक्ति से संबंधित है। तो पहला जो है इंडियन अनरेस्ट, दूसरा जो है यंग इंडिया, तीसरा जो है फ्री हिंदुस्तान, चौथा जो है केसरी। तो इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, उपरोक्त युगों में से कितने सही सुम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल, ये सही हो गया। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी, ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारकनाथ दास, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद केसरी जो है ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया, एक बाल गंगाधर तिलक और जीजी अगरकर, ठीक है। तो इसलिए ये दो गलत हो गया। तो 3 और 4 यहाँ पे कोई भी दो लिख सकते हैं यहाँ पे,
केवल 2 युग्म ही होगा, जो गलत है, और अगर सही भी पूछा जाता तो ये भी केवल 2 युग्म ही होता है, इसलिए बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के समापन की अवधि के संदर्भ में हवलदार, गाटीदार, मंडल सब जो है संबंधित है किससे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, गांव में धनी किसानों के एक समूह से संबंधित है हवलदार, गाटीदार और मंडल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उसके अध्यक्ष के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा इसे ध्यान में रखा कीजिए, लगातार जो है हमेशा पूछा जाता है यूपीएससी में। ठीक है। 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी, मद्रास। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा जो है 1924 में महात्मा गांधी, ये बेलगांव में, ये भी सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है 1938 का जो है, यहाँ पे इस समय सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 1942 में युद्धोत्तर युद्ध के बाद आर्थिक विकास समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा। ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और 5 सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री क्वेश्चन, जो कि आने वाले यूपीएससी के 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है लगभग 14 फरवरी से शुरू होने वाला है यूपीएससी 2024 के पीटी के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।